खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन और नाजरीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान। आप सब आवाज़ क्लियर आ रही है, स्क्रीन शो हो रहा है? अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो कमेंट्स करके बताइए। हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं। अगर आपका कोर्स बीएड है और बीएड में सब्जेक्ट उर्दू लिटरेचर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि यहाँ आप से हर साल सवाल आपके लिए यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनसे भी शेर क्या है, काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है, मतला क्या है, मक्ता क्या है, इन चीज़ों से मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। मतलब उर्दू आप जानते हैं कि उर्दू कोई भी लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में दो चीज़ें उसके हो जाती है, एक या तो प्रोज होता है, दूसरा पोएट्री यानी नज़्म होता है या फिर नस्र। तो अभी तक हमने इससे पहले नस्र के कवायद वगैरह या कुछ कवायद की चीज़ों को पढ़ रहे थे। अब हम नज़्म की तरफ रुख करते हैं और नज़्म में देखते हैं कि क्या क्या है, मतलब हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, क्या होता है। शेर, काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता वगैरह। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़ शेर, काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता क्या होगा। तो एग्जाम्पल के तौर में हम पहले गज़ल को लेंगे और उसी गज़ल से आगे बढ़ते रहेंगे, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं गज़ल। उसके बाद तब पहले हम गज़ल समझ लेंगे, उसके बाद तब उसी से उसमें क्या है, मतला क्या है, मक्ता क्या है, काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है, मिसरा क्या है, इन चीज़ों को देखेंगे। गज़ल जो है लफ्ज़ गज़ाल से निकला है और गज़ाल हिरन को कहते हैं। गज़ाल किसको कहते हैं? हिरन को कहते हैं। गज़ल हिरन के गले से निकलने वाली उस आवाज़ को कहा जाता है जब वो शेर के खौफ से भाग रही होती है। ये आपका लफ्ज़ी माना। गज़ल का लुग़वी माना या डिक्शनरी में जो दिया हुआ औरतों से बातें करना, इश्क मोहब्बत का जिक्र करना होता है। गज़ल का लुग़वी माना क्या होता है? औरतों से बातें करना, इश्क मोहब्बत की बातें करना। जैसे अब उसमें फिर हम काफ़िया और रदीफ़ वगैरह होता है तो हम उन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोई एक शेर और उसके बाद उसमें काफ़िया और रदीफ़ किसे कहते हैं। उसके लिए आप देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ये चीज़ दिखाई दे रही होगी। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब यानी गालिब का बहुत मशहूर शेर है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, काश कोई पूछे कि मुद्दा क्या है। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रहा है। चलिए थोड़ा सा ये कहाँ से कहाँ भाग गया, लीजिए। भाग ही नहीं रहा। हद है जी, भाग ही नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसा ही समझ लीजिए। हाँ, आज की इस वीडियो बहुत डिटेल्स में होगी, बहुत सारी चीज़ें ठीक ठाक से समझने की कोशिश करेंगे। ये मिर्ज़ा गालिब की जो बहुत मशहूर गज़ल है, इसमें देखिए 2 लाइन ऊपर का आपको ये है,
یہ ایک شعر ہے، پھر یہاں سے یہ ایک شعر ہے اور ایک یہ تیسرا شعر ہے۔ غزل میں ہوتا کیا ہے؟ غزل میں سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں گے کہ غزل کے لیے اشعار کتنی ہونی چاہیے، تو کم سے کم کہا گیا ہے کہ 5 ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 25 یا 27 ہونی چاہیے۔ ایک چیز ہے، عام طور پہ غزل کے لیے ایسی روایت ہے کہ ہم اشعار جو کہتے ہیں تو وہ ہم نمبر ہمیشہ آڈ نمبر رکھتے ہیں، یعنی طاق نمبر ہوتا ہے، جفت نمبر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے غزل میں ہم اشعار جو کہتے ہیں تو عام طور پہ ایسی روایت ہے کہ 5 اشعار پہ ہوں گے، 7 ہوں گے، 9 ہوں گے، 11 ہوں گے، 13 ہوں گے، 15 17 اس طریقے سے ہوں گے۔ اس کے بعد غزل کی موضوعات کیا ہے؟ دیکھیں غزل کی شروعات، غزل کی ابتدا تو جو ہوئی ہے وہ قصیدہ کا جو سب سے پہلا جز ہوتا ہے تشبیب، جس میں ہم کیا کہتے ہیں ایک طریقے سے تمہید باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس سے غزل جو نکلا ہوا ہے، اس سے غزل نکلا ہے۔ ٹھیک، اب تو اس میں اب موضوع کیا ہے؟ تو غزل کا جو لفظی معنی دیکھیں گے کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہوتا ہے، تو شروعات میں غزل کے عنوانات ایسے ہی تھے کہ جو صرف اور صرف عشق و معشوق، محبوب، عاشق، محبت، انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی۔ لیکن بعد میں چل کر کے غزل نے بہت سارے کیا کہتے ہیں فلمیں غزل سے کام لیا گیا، یعنی ایک دور ایسا آیا کہ غزل کیا کہتے ہیں انقلاب کی بھی شکل بنی، اور ایک اس غزل میں اور بھی کئی سارے موضوعات کو شامل کیا گیا دھیرے دھیرے۔ اب موجودہ دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل میں ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی موضوع پہ غزل کہہ سکتے ہیں، اور موجودہ دور میں کہے بھی جا رہے ہیں۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ غزل کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کہ اس کا جو شعر ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ میں پورا مکمل معنی رکھتا ہے، اور غزل کے جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں سبھی کے اشعار مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے نظم میں ہم بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نظم میں کسی ایک عنوان کو لے کر کے اس میں تمام اشعار اسی سے متعلق کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے ایک موضوع لے لیا برسات، تو نظم میں اگر ہم کہیں گے تو ہمارے جتنے بھی اشعار ہوں گے برسات سے ہی متعلق ہوں گے۔ ابھی الیکشن چل رہا، ہم نے الیکشن لے لیا تو نظم میں سارے اشعار الیکشن سے ہی ہوں گے۔ لیکن جب غزل کہتے ہیں نا تو اس کا ہر جو ایک شعر ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں پورا مکمل رکھتا ہے، اور پہلے شعر میں ہم نے کسی اور چیز کو بیان کیا، دوسرے چیز میں ہم کچھ اور کہہ سکتے ہیں، تیسرے میں کچھ اور کہہ سکتے ہیں، ہمیں اس کی پوری آزادی ملی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، چلیے یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے کچھ بنیادی چیزیں۔ یہ اردو لٹریچر والوں کے لیے تھوڑا سا زیادہ امپورٹنٹ تھا، باقی لوگ بھی اگر سمجھ گئے ہوں گے تو اچھی بات ہے۔ اب ہم پھر آتے ہیں غزل میں، جو آپ کے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں، مقطع کسے کہتے ہیں، تخلص کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کی لفظی تعریف دیکھنے جائیں کسے کہتے ہیں، تو چلیے یہاں پر آپ کا یہ لکھا ہوا ہے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں، وہ لفظ جو یکساں آواز اور یکساں حرف پر ختم ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں، قافیہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ختم ہونے کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، جو یکساں آواز اور یکساں حرف یا حروف پر ختم ہو وہ قافیہ کہلائے گا۔ اور جو لفظ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے ردیف۔ تو عام طور پر اشعار میں قافیہ کے بعد جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں، تو دیکھیے یکساں آواز اور یکساں حرف پر ختم ہو تو آپ کا قافیہ، اور قافیہ کے بعد جو آئے گا نا، قافیہ کے بعد والا کیا ہوتا ہے، ردیف کہلاتا ہے۔ مطلع، غزل کا پہلا شعر جو ہم قافیہ اور ردیف ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، مطلع کہتے ہیں، اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، مقطع۔ بیت الغزل کسے کہتے ہیں، غزل کا جو سب سے بہترین شعر ہوتا ہے وہی ہمارا بیت الغزل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو جس کو بھی کنفیوژن ہے آپ بالکل یہاں پہ بول سکتے ہیں۔ مطلع اور مقطع میں کنفیوژن ہو رہا ہے، دیکھیے مطلع جو ہے نئے لفظ طلوع ہونے سے نکلا ہے۔ کیا ہے، طلوع۔ ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہونا، کیا، سورج نکلنے کو ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہونا۔ تو طلوع کا مطلب ہے نکلنا۔ تو سب سے پہلے والا جو آپ کا آ رہا ہے نا، مطلع کہتے ہیں غزل کا پہلا شعر جس کا دونوں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ اور مقطع یا قطع مطلب کاٹنے سے، آپ یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، جو ختم ہو رہا ہے تو لاسٹ والا قطع ہوتا ہے نا،
उसी से आपका ये लास्ट वाला शेर होगा जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। क्या करता है? तखल्लुस इस्तेमाल करता है, वो आपका मक्ता कहलाता है। क्या कहता है? मक्ता। ठीक है, चलिए। उसको दूसरे तरीके से थोड़ा सा ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि मतला और मक्ता में कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखिए, मतला में पहले क्या आया है? तो आया है। और उर्दू के जो हरूफ तहज्जी है उसमें अलिफ बे ते से देखेंगे तो पहले आपको क्या मिलेगा? तो मिलेगा। उसके बाद तब फिर जो आइन गैन फा काफ आता है, तो काफ बाद में आता है और तो पहले आता है। तो मतला जो है वो आपका पहला वाला शेर कहलाएगा, और उस कता व काफ बाद में आ रहा है तो वो लास्ट वाला शेर कहलाएगा। इस ट्रिक से थोड़ा सा आप उसे याद रख सकते हैं। ठीक है। बैतुल गज़ल जो होता है, गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर क्या कहता है? बैतुल गज़ल कहलाता है। इसको कभी कभी शाह बैत भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? शाह बैत। शाह बैत भी आपका बैतुल गज़ल ही कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, तब बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा आखिर मतला है क्या, मक्ता क्या है। चलिए, ये स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला आपको ऊपर देखिए एक शेर लिखा हुआ है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो इसमें ये दो लाइन है। तो पहला वाला जो लाइन है ना, उस एक लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक लाइन का एक मिसरा होता है। एक लाइन इसमें क्या है? एक मिसरा है। तो और पहले वाला लाइन को हम मिसरा उला और दूसरे लाइन को मिसरा सानी। ठीक है। और इसमें ये दोनों जो पहला शेर है, ये गज़ल का पहला शेर है, इस वजह से इसको हम मतला कहेंगे। मतला की पहचान क्या होती है कि उसमें काफिया, जो रेड कलर वाला दिया हुआ है ये काफिया है, और ये क्या कहते हैं, ब्लू वाला रदीफ है। और ये पहचान ये है कि काफिया हम वजन होता है। जिस तरीके का लफ्ज़ आपका काफिया में हुआ और दवा जो आ रहा है ना, वो दोनों एक ही वजन पर है, तो आपका काफिया कहलाएगा। और उसके बाद जो आ रहा है रदीफ, क्या है क्या है? ये बार बार रिपीट किया जा रहा है, लगातार दोहराया जा रहा है। तो वो अच्छा सवाल आ रहा, ठीक है, हम देखें। जो बार बार दोहराया जाता है वो रदीफ कहलाता है। कैसे पहचानेंगे कि बैतुल गज़ल? तौक़ीर आलम वो आपके ऊपर है। बैतुल गज़ल के लिए कोई मयार या पैमाना मुअय्यन नहीं है, बस जिसको जो सबसे अच्छा लग रहा है उसके लिए वो बैतुल गज़ल है। अगर किसी एक गज़ल में हमें कोई उसका पहला शेर बहुत अच्छा लग रहा है या तीसरा शेर बहुत अच्छा लग रहा है, और किसी को उसका पांचवा शेर या सातवां शेर बहुत अच्छा लग रहा है, तो जिसे जो शेर अच्छा लग रहा है उसके लिए वही बैतुल गज़ल है। ठीक। ठीक है। जो एक ही वजन पर होता है उसको हम काफिया कहते हैं, और जो उसके बाद सेम वही लफ्ज़ दोहराया जाता है वो आपका रदीफ कहलाता है। जैसे मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हुआ और दवा के बाद आपको क्या आ रहा है? यहाँ पर मुद्दा आ रहा है। इस वजह से हम कहेंगे कि मुद्दा भी क्या है? काफिया है। और क्या है? एकदम हू बहू वही है। तो आपका में इशू आ रहा है क्या? चल रही वीडियो तो चल रही। हाँ। और तो आपका ये मक्ता कहलाएगा। गज़ल से बस आप लोगों से इतना ही सवाल आएगा, ऐसे ही सवाल आएगा। गज़ल रुक गई है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि गज़ल रुकी है। बताइए बाकी लोग भी है। अच्छा, समर फिरदौस करे रुकी है। सर वीडियो रुक रहा है, वाईफाई का इशू आ रहा है, यही इशू है, बाकी तो कुछ नहीं है। अच्छा, रुक रही है, आई थिंक सब की रुक रही है, मेरे यहाँ से देखता हूँ। नहीं, ठीक है, थोड़ा सा वो बीच में कभी कभी इशू हो सकता है, लेकिन चलिए उसको रहने दीजिए। मक्ता हमारा क्या होता है? आखिरी शेर कहलाता है। ठीक। ये हमने बस एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए इस्तेमाल करने की कोशिश किया। आपके एग्जाम में लगभग ऐसा ही सवाल आएगा, इससे और भी कुछ और आपको नहीं आएगा। इसी का एक शेर है, मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, सॉरी, काश पूछो के मुद्दा क्या है।
ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو جانتے نہیں کہ وفا کیا ہے. مطلب بہت مشہور ہے، چھوٹی سی بحر میں ہے، لیکن آپ پڑھیے گا اسے بہت اچھا لگے گا. ہم ہے مشتاق اور وہ ہے بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. تو اس میں دیکھیے گا یہ آپ کا مطلع اور مقطع اور قافیہ سے متعلق سوال ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک پوائنٹ اور آپ لوگ یاد رکھیے گا جو ایگزام میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ اچھا غزل کے پچھلے شعر کو ٹھیک ہے، چیزیں آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئے ہیں، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو بتائے. غزل سے متعلق پھر جو جس کے ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں. آپ سے جب شاعری کی جائے، شاعری میں اشعار اگر 3 مصروں والے اشعار ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مثلث کہیں گے. اور مثلث جو میتھ والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ مثلث کس کو کہتے ہیں؟ ٹرینگل کو کہتے ہیں. جس کے ہر بند میں 4 مصرے ہوتے ہیں اس کو ہم مربع کہتے ہیں. جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں اس کو مخمس کہتے ہیں. جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں اس کو مسدس کہتے ہیں. جس کے ہر بند میں 7 اس کو مسبع. جس کے 8 ہوتے ہیں مسمن. جس کے 9 ہوتے ہیں اس کو متسع. اور جس کے ہر بند میں 10 مصرے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معشر کہتے ہیں. اس میں آپ لوگ بس اتنا یاد رکھیے، مثلث، مربع، مخمس اور مسدس، یہ 4 یاد رکھیے. آپ کے ایگزام میں اسی 4 سے پوچھا جائے گا، اس سے زیادہ سے آپ سے اور سوال نہیں پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور 4 مصر والے جو ہوتے ہیں وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ وہ آپ کا رباعی کہلاتا ہے. ٹھیک. یہاں تک چیزیں آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کو اب غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں ان اشعار کو ایک مرتبہ دہرا رہے ہیں. مطلع کسے کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگ سمجھ لیجئے. غزل کا جو قافیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ لفظ جو یکساں آواز یا حرف پر ختم ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قافیہ کہیں گے. اور ردیف ہم کہتے ہیں جو قافیہ کے بعد سے ہو بہو وہی چیز ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، لگاتار دہرایا جاتا رہتا ہے، تو آپ کا ردیف کہلاتا ہے. اور کبھی کبھی بہت سارے ایسے غزل بھی ہوتے ہیں جس میں ردیف نہیں ہوتی ہے. اگر کسی غزل میں ردیف نہیں ہے تو پھر ہم اس کو غیر مردف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف. اور مطلع ہم کہتے ہیں جو غزل کا پہلا شعر ہو جس کا دونوں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہو. اور اگر کسی شعر میں ایک سے زائد مطلع کا استعمال کر لیا جائے تو اسے ہم مطلع ثانی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مان لیجئے کسی شاعر نے پہلے دونوں مصرے میں تو ہم قافیہ و ہم ردیف رکھا، دوسرے مصرے میں بھی ہم قافیہ و ہم ردیف، تو وہ آپ کا مطلع ثانی ہوگا. اس کے بعد مطلع ثالث، اس طریقے سے وہ چلتا رہے گا. ٹھیک. مقطع ہم کہتے ہیں جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، شاعر جس میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. ٹھیک. اور اس میں ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھی آپ کو اس میں سے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو اچھا ہوا کیا ہے دوا، مدعا اور برا، اس میں جو اخیر والا الف جو آ رہا ہے نا اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ حرف روی بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. جیسے مجروح سلطان پوری کا ایک شعر ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا. ٹھیک ہے. یہاں تک آپ لوگ سب کو سمجھ میں آ گیا ہو، کسی سے کوئی دقت نہیں ہے؟ اب نہیں ہے تو پھر بتائیے، ہم آگے کا اب سوال و جواب کر رہے ہیں. سوال جواب میں اور بہتر طریقے سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. وہ کلام جس میں لفظوں کی ایک خاص ترتیب یعنی موزونیت ہو اور اس سے لے، نغمگی، آہنگ اور اثر پیدا ہو جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کلام جس میں لفظوں کی ایک خاص ترتیب یعنی موزونیت ہو اور اس سے لے، نغمگی، آہنگ اور اثر پیدا ہو جائے ہم اس کو شعر کہتے ہیں. یہ شعر کا کیا کہتے ہیں؟ تعارف کہہ لیجیے. شعر کی تعریف یہی ہے، اسے یاد رکھیے گا. جیسے حسرت موہانی کا ایک مشہور شعر ہے، شعر دراصل ہیں وہی حسرت سنتے ہی دل میں جو اتر جائے. ویڈیو اب بھی اٹک رہا ہے.
सवाल नंबर 2 में अब बताइए क्या होगा। शेर के कितने जुज होते हैं? 1 2 3 4। शेर के कितने जुज होते हैं? सवाल नंबर, हाँ, शेर के जो जुज होते हैं तो ऑप्शन बी है, 2 जुज होते हैं, यानी 2 मिसरे होते हैं। क्या होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। शेर के हर एक हिस्सा को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 3, हाँ, हम बैत कहते हैं, शेर कहते हैं, मिसरा कहते हैं, या फिर फर्द कहते हैं। सवाल नंबर 3 में बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब। शेर के हर एक हिस्से को, सवाल नंबर 3 में क्या है? आंसर तो बाहर आ गया निकल के। कोई बात नहीं है। शायक जख्मी आप क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिए। हाँ, शेर के हर एक हिस्सा को हम मिसरा कहते हैं। सी आपका सही जवाब है। अच्छा देखिए, मिसरा का लफ्जी माना क्या है? मिसरा का लफ्जी माना दरवाजे का पट है। यानी आज से पहले, अब तो सिंगल डोर आने लगा है ना, डबल डोर जिसे हम बोलते हैं, मतलब कोई एक गेट है, इस गेट में अब पहले कैसा दरवाजा होता था, इसमें ये डबल डोर होता था। ये डबल डोर होता था और दोनों तरफ खुल, आधा आधा दोनों तरफ खुलता था। तो शेर मिसरा का माना भी है दरवाजे का पट। जिस तरह दरवाजे में 2 पट होते हैं, उसी तरह शेर में भी 2 पट यानी 2 मिसरा होता है। ठीक है, चलिए। पहले मिसरा को क्या कहा जाता है? पहला मिसरा को क्या कहा जाता है? पहला मिसरा, मिसरे अव्वल, या कुम मिसरा, या फिर मिसरे ऊला? पहले मिसरा को हम मिसरे ऊला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसरे ऊला। और दूसरे मिसरे को क्या कहेंगे? तो ऊला का जो उलट होता है, ऊला के बाद आपका आ जाता है मिसरे दूसरा, मिसरे दोम सानी, या दो ए मिसरा नहीं, मिसरे सानी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, मिसरे ऊला और मिसरे सानी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुल सिताहार हमारा। देख लीजिए, इसमें जो पहला लाइन है, ये आपका पहला लाइन मिसरे ऊला है, और दूसरा लाइन जो है आपका मिसरे सानी है। अब एक पॉइंट और आप लोग देख लीजिए। जब कहीं से शेर हम नकल करते हैं, किसी ने शेर कहा और उसको हम कहीं पे लिखें, लिखने वक्त उसमें हम कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए में आपका इस तरीके का ये अलामत है, बी में ये है, सी में आइन है, और डी में ये डैश डैश है। सवाल नंबर 6 में जब हम किसी के शेर को नकल करते हैं ना, तो ये वाला अलामत यूज करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अब देखिए, ऊपर था कि आपको पूरा एकदम से पूरा के पूरा शेर ही नकल कर लिया गया था। यहाँ पर आपका है कि कहीं जब मिसरा नकल करते हैं, यानी एक लाइन अगर आपको नकल करना हो, तो उसके लिए हम कौन सी अलामत का इस्तेमाल करते हैं? आपका ऑप्शन सी होगा, आइन वाला ये अलामत। दो कलमों के हरकत व सुकून में बराबर होने को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 8 में अब आ जाइए आप लोग। हमारे पास दो कलमा है, उनके हरकत व सुकून बराबर हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? बहर कहेंगे, वज़न कहेंगे, काफिया कहेंगे, या फिर रदीफ कहेंगे? बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब। दो कलमों के हरकत व सुकून में बराबर होने को बहर, वज़न, काफिया और फिर रदीफ।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में जब हरकत व सुकून अगर दोनों के जब बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वजन कहते हैं। कुछ सवाल नंबर 8 में हरकत भी बराबर है और सुकून भी। अच्छा, यहाँ पे आपको हरकत किसे कहते हैं और सुकून किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। हम उर्दू में जबर, जेर और फिर पेश क्या कहते हैं, इन तीनों को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जो लोग मदरसा में पढ़े हुए हैं, नूरानी कायदा में ज़रूर इसको याद करें किए होंगे कि जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। ठीक है, चलिए। और जिस हर्फ जबर को हम दूसरे लफ्जों में फतहा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फतहा। जेर को हम कसरा बोलते हैं, पेश को जम्मा बोलते हैं, ये दूसरा नाम है। और जिस हर्फ पर जबर हो उसको हम बोलेंगे मफ्तूह। जिस हर्फ पर जबर हो उसको मफ्तूह बोलेंगे। जिस हर्फ पर जेर हो उसको हम क्या बोलेंगे, मकसूर। और जिस हर्फ पर पेश हो उसको हम मजमूम बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज और इसके आता है, जबर जेर पेश के अलावा एक आपका जज्म आता है। क्या बोलते हैं, जज्म। जिस हर्फ पर जज्म हो उसको हम साकिन बोलते हैं। जबर की अलामत क्या है, किसी भी हर्फ के ऊपर आप देखे होंगे कि ऐसा लिखा होता है, ये आपका जो बना होता है किसी भी हर्फ के ऊपर, तो ये आपका क्या होता है, जबर होता है, ऊपर होगा। अगर नीचे बना होगा इस तरीके का तो आपका क्या होगा, जेर होगा। अगर ऊपर ऐसे घुमा के बना हुआ हो, ऐसे घुमा के, तब आप क्या कहेंगे, इसे पेश कहेंगे। और एक ऐसे होता है, ये भी ऊपर होता है दोनों तरफ से खुला हुआ, तो ये आपका क्या है, साकिन है। ठीक है, ये चीजें अब समझ में आ गई। अब यहाँ के दो कलमों के हरकत व सुकून में बराबर होने को हम क्या कहते हैं, वजन कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल में बताइए क्या है, गजल का लुग़वी माना क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर आप इसको हैशटैग कर लीजिए। गजल का लुग़वी माना क्या है, किसी की तारीफ करना, औरतों से या औरतों की बातें करना, मोती को लड़ी में पिरोना, या फिर रोना आहो बका करना।